हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जल्दी बताइए। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है, ये 5 वर्ष तक या नहीं तो 70 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। ए और बी जो भी पहले हो जाए, यानी या तो 5 वर्ष पहले खत्म हो जाए या 70 वर्ष पहले पूर्ण कर ले। तो जो भी पहले हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा? ये अपने पद पर बना रह सकता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ए और बी दोनों आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इस अधिनियम के अधीन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के अधीन नियम बनाने वाली शक्ति किसे है? जल्दी बताओ, नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसे है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नियम बनाने की जो शक्ति है ये किसको है? ए और बी दोनों को ही है, यानी कि केंद्रीय सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यालय कहाँ पर स्थित है सर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वह कौन होते हैं? जल्दी बताइए, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग के लिए यूपीएसआई की कौन सी बुक अच्छी रहेगी। देखो, चक्षु पब्लिकेशन ने आपकी इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बुक बनाई है जो हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी को कवर कर रहा है, फिर चाहे आपका जीके में मूल विधि या संविधान क्यों ना हो। ठीक है, ये गाइड बुक है। जैसा कि यूपीएसआई का सिलेबस है उसी के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। इसमें आपको 3200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और 2 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं लास्ट ईयर के। इसमें संपूर्ण जो यूपीएसआई का सिलेबस है उसके हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी आपको मिल जाएगी विद प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस का मतलब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका हिंदी में कोई चैप्टर है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, पहले आपने बुक से इसको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब ऐसा तो एग्जाम में आना नहीं है कि हमको थ्योरी लिखना है, हमको तो एमसीक्यू आना है एग्जाम में, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस जितने भी जो चैप्टर हैं, इस चैप्टर के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए। आराम से चैप्टर पढ़ो, फिर आप अपने चैप्टर को बिल्कुल कंठस्थ कर लो। कंठस्थ कैसे करोगे? चैप्टर की प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस के लिए इतने सारे प्रश्न दिए हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ध्यान रखना, बुक को परचेस करोगे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मुझे बहुत सारी चीज पैसे मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बुक आपके हित के लिए अच्छी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे आपकी इच्छा है, परचेस करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रवर्तन हुआ? जल्दी बताइए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब प्रवर्तन हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1993। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? जल्दी बताइए। पद पर ना रहने रह जाने पर पद पर ना रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य पद को धारण धारण नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है ये तो। 70 वर्ष बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। बिल्कुल ठीक है, अभी हाल ही तो पढ़ा। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, ऐसा भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी कथन जो है वो बिल्कुल सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? जल्दी बताइए, कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यही आपसे पूछा है, जल्दी बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयोग में राज्यसभा का सभापति सदस्य होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, राज्य मानवाधिकार आयोग सन परीक्षा
रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे भेजता है? जल्दी बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग संपरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसे भेजता है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को। राज्य की बात हो रही तो ये राज्य सरकार को भेजेगा, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आयोग का अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है? जल्दी बताइए। राज्य आयोग का अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 वर्ष तक की वो राष्ट्र में था, ये राज्य में 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष, जो भी पहले कर ले। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अभी हाल ही बताया, 5 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश में आयोजित किया गया था? जल्दी बताइए। तो किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेहरान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? जल्दी बताइए। आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मैं हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपसे क्या मांगता हूं? 500 लाइक। इसके बदले में आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, और पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अनअकैडमी पर भी मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है, वीडियो को। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक हितवाद दायर किया जा सकता है? जल्दी बताइए। लोक हितवाद दायर किया जा सकता है तो ये किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जा सकता है? जल्दी बताओ। जनहित याचिकाओं को जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति के रूप में दायर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो जनहित याचिका का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है? जल्दी बताओ। किस न्यायालय के समक्ष? किसी भी न्यायालय के समक्ष कर सकते हैं, चाहे उच्च न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? जल्दी बताओ। किसके विरुद्ध दायर किया जा सकती है जनहित याचिका? केंद्र सरकार के विरुद्ध बिल्कुल कर सकते हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध भी कर सकते हैं, नगर परिषद एवं सरकारी विभाग के विरुद्ध भी कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पत्र लिखकर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? वह कौन सा वाद था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाद था ये, पीपुल्स यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982 SC। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात जनहित याचिका या जनहित लोकहितवाद कब माना जाएगा? जब वह सद्भावनापूर्ण हो, या उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना ना हो, या वह राजनीति से प्रेरित ना हो। उपरोक्त सभी में वह जनहित या लोकहितवाद माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है? किस बात में कहा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीलाबार से बनाम भारत संघ व अन्य 1986। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए? किस बात में कहा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम शरण बनाम भारत संघ, बिल्कुल ठीक। और इस बात में भी कहा था कि रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि ए और बी दोनों आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एंटाइटलमेंट लिखा है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन से आपका कि जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जनहित याचिका आप किस कंडीशन में दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।